बेकन के बारे में जान लेते हैं। फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है। बेकन ग्रेट एसेइस्ट थे। उनका जन्म 1561 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1626 में हुई थी। बेकन शेक्सपियर के कंटेम्पररी थे। इन्होंने एसेज, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, नोवम ऑर्गनम एंड द न्यू एटलांटिस जैसे वर्क्स लिखे हैं। इनके बहुत सारे ऐसे बहुत फेमस रहे हैं, जैसे कि ऑफ स्टडीज, ऑफ ट्रेवल, ऑफ ट्रूथ, ऑफ रिवेंज। बेकन के एसेज का जो सब्जेक्ट होता था, जो टॉपिक होता था, वो बहुत ही अलग अलग होता था। बेकन का अप्रोच रिच, क्लियर, कंसाइज और एपिग्रामेटिक होता था। तो चलिए अब इसे पढ़ना शुरू करते हैं। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटीज। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस and retiring. For ornament is in discourse and for ability is in judgment and disposition of business. इसका मतलब ये है कि जो स्टडी है, जो अध्ययन है, वो सर्व करता है डिलाइट के लिए, मतलब कि प्लेजर के लिए, प्रसन्नता के लिए, फॉर ऑर्नामेंट मतलब कि गहने के लिए, एंड फॉर एबिलिटी मतलब क्षमता को डेवलप करने में। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज़ इन प्राइवेटनेस मतलब कि जो स्टडी है उसका जो चीफ यूज है, उसका जो प्रमुख काम है वो ये है कि वो हमें प्रसन्न करे, हमें प्लेजर दे, दैट इज़ डिलाइट। और उसके बाद बेकन बोलते हैं इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग मतलब कि वो हमें कब प्रसन्न करे, वो हमें कब डिलाइट दे, जब हम अकेले हों और जब हम रिटायरिंग फील करें। फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स इसका मतलब ये है कि स्टडी हमारे गहने की तरह होते हैं। जैसे हमारा गहना से हम सुंदर लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, वैसे ही हमारा स्टडी, हमारा एजुकेशन हमारे लिए ऑर्नामेंट की तरह होता है। जब हम बातचीत करते हैं, जब हम डिस्कोर्स करते हैं, हमारे कम्युनिकेशन में हमारा जो स्टडी है वो हमारे ऑर्नामेंट की तरह होता है। बेकन आगे बोलते हैं फॉर एबिलिटी इज इन जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। इसका मतलब ये है कि जो स्टडी है वो हमें एबिलिटी डेवलप करता है, हमें क्षमता डेवलप करता है ताकि हम जजमेंट ले सकें, ताकि हम किसी भी चीज़ का निर्णय कर सकें, सही निर्णय कर सकें। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड perhaps judge of particulars one by one, but the general counsels and the plot and marshalling of affairs come based from those that are learned. यहाँ पर बेकन ये बोल रहे हैं कि जो एक्सपर्ट मैन है वो किसी भी टॉपिक को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, मैनेज कर सकता है, लेकिन जो एजुकेटेड है, जो पढ़ा लिखा है, वो किसी भी टास्क को बेस्ट पॉसिबल वे में सॉल्व कर सकता है, मैनेज कर सकता है, अरेंज कर सकता है। तो यहाँ अभी तक बेकन यहाँ पर स्टडी का यूजेज बता रहे हैं। स्टडी कैसे डिलाइट सर्व करता है, कैसे ऑर्नामेंट की तरह सर्व करता है और कैसे एबिलिटी की तरह सर्व करता है। बेकन यहाँ बताते हैं कि स्टडी डिलाइट देता है जब हम अकेले रहते हैं, हमारे लिए प्लेजरेबल होता है जब हम अकेले रहते हैं और किताबों को पढ़ते हैं, और वो हमारे ऑर्नामेंट की तरह सर्व करता है क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे लैंग्वेज में बेहतरीन ढंग से जब हम बात करते हैं तो वो हमारे लैंग्वेज में हमारे लिए ऑर्नामेंट की तरह रहता है। फिर वो हमारे एबिलिटी को डेवलप करता है ताकि हम किसी भी वर्क को बेस्ट पॉसिबल वे में सॉल्व करें, किसी भी प्रॉब्लम को बेस्ट पॉसिबल वे में सॉल्व करें। यहाँ बेकन कहते हैं कि एक्सपर्ट मैन किसी भी टॉपिक को, किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकता है, लेकिन
उस टास्क को बेस्ट पॉसिबल वे में परफॉर्म एक एजुकेटेड एक लर्नड व्यक्ति ही कर सकता है। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लोथ, टू यूज देम टू मच फॉर ornament इज affection, to make judgment wholly by their rules is the humor of a scholar। यहाँ पर बेकन कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना स्लोथ होता है, लेजीनेस की तरह होता है। टू यूज टू मच फॉर ornament इज affection, मतलब कि एजुकेशन का, स्टडी का केवल डिस्कोर्स में यूज करना, केवल बातचीत में केवल उसका ornament की तरह यूज करना अफेक्शन के समान है, मोह के समान है। और टू मेक जजमेंट होल्ली बाय देयर रूल्स इज़ ह्यूमर ऑफ स्कॉलर। यहाँ पे बेकन बोल रहे हैं कि हर जजमेंट को बुकिश लैंग्वेज से, बुक के माध्यम से सॉल्व करना सही नहीं है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल थिंग्स भी ज़रूरी होता है। हमें लाइफ का हर जजमेंट बुक से ही नहीं लेना चाहिए। They perfect nature and are perfected by experience, for natural abilities are like natural plants that need pruning by study, and studies themselves do give forth direction to much at large except they be bounded in by experience। यहाँ पर बेकन बता रहे हैं कि जिस तरह जो प्लांट्स हैं उसकी रेगुलर कटिंग ज़रूरी होती है ताकि उनका ग्रोथ अच्छा हो सके, परफेक्ट हो सके, उसी तरह मनुष्य के लिए, मैन के लिए स्टडी इम्पॉर्टेंट है। स्टडी मनुष्य को परफेक्ट की ओर ले जाता है। यहाँ पर भी बेकन इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडी बता रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। Crafty men contemn study, simple men admire them, and wise men use them, for they teach not their own use, but that is a wisdom without them and above them won by observation। ये बेकन का बहुत ही फेमस लाइन है। इसमें बेकन ये बतला रहे हैं कि जो क्राफ्टी मैन होता है, जो क्लेवर मैन होता है, वो स्टडी को कंटेम्न करता है, मतलब कि वो स्टडी को डिसरिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करता है, मतलब कि वो स्टडी को रिस्पेक्ट नहीं करता है। पर जो सिंपल मैन होता है वो उसे एडमायर करता है, मतलब कि वो उसका रिस्पेक्ट करता है। वहीं जो वाइज मैन होता है वो स्टडी को सही मायने में यूज करता है। अब आगे पढ़ते हैं। रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट, नॉर टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नॉर टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, बट टू वेग एंड कंसिडर। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर टू बी swallowed, and some few to be chewed and digested. That is, some books are to be read only in parts, others to be read but not curiously, and some few to be read wholly and with diligence and attention। यहाँ पर बेकन कह रहे हैं कि हमें स्टडी कॉन्ट्राडिक्ट या कन्फ्यूज करने के लिए नहीं करना चाहिए, मतलब कि हमें स्टडी दूसरे की बातों को काटने के लिए और दूसरे की बातों को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए नहीं करना चाहिए। nor to believe and take for granted, nor to find talk and discourse। न ही रीडिंग केवल दूसरों से बात करने के लिए, डिस्कोर्स करने के लिए, दूसरों के बातों को काटने के लिए या दूसरों को गलत साबित करने के लिए नहीं करना चाहिए। ये तो रीडिंग का एब्यूज़ है। यहाँ पर बेकन रीडिंग का एब्यूजेस को बता रहे हैं। बेकन बोलते हैं कि हमें रीडिंग का दूसरों को कॉन्ट्राडिक्ट या कंफ्यूज करने के लिए नहीं यूज करना चाहिए। और बेकन ये भी बताते हैं कि हमें जीवन का हर निर्णय किताबी नॉलेज के हिसाब से नहीं लेना चाहिए।
मतलब कि सारा डिसीजन किताबी नॉलेज पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल लाइफ से भी सीखना चाहिए। Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. That is, some books are to be read only in parts, others to be read but not curiously, and some few to be read wholly and with diligence and attention. यहाँ पे बेकन बतलाते हैं कि हमें सभी किताबों को, सभी तरह के बुक को एक तरह से नहीं पढ़ना चाहिए। अलग अलग बुक को पढ़ने के लिए अलग अलग तरीका होता है, मेथड होता है। जैसे कि कुछ बुक को हम केवल टेस्ट करते हैं, मतलब बस पढ़कर देखते हैं, टेस्ट की तरह थोड़ा सा पढ़ते हैं। अदर टू बी स्वेलोड, और कुछ बुक ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्वेलो करते हैं, मतलब कि उनका टेस्ट नहीं लेते हैं, उसे बहुत इन्जॉय नहीं करते हैं, बल्कि उसे हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, मतलब कि कुछ ही बुक ऐसा होता है जिसे हम बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे पढ़ते हैं, और हम इस तरह के बुक को बहुत ही अच्छे से समझकर और इन्जॉय करते हुए पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बेकन आगे बोलते हैं that some books are to be read only in parts, other to be read but not curiously, and some few to be read wholly and with diligence and attention. यहाँ पे बेकन बोल रहे हैं कि कुछ बुक्स को हम केवल पार्ट्स में पढ़ते हैं, मतलब कि पूरा नहीं पढ़ते हैं, उसके केवल कुछ हिस्से को पढ़ते हैं। अदर टू बी रेड बट नॉट क्यूरियसली, कुछ ऐसे बुक होते हैं जिन्हें हम पढ़ते तो है लेकिन पूरी इच्छा के साथ नहीं, पूरी जिज्ञासा के साथ नहीं। एंड सम फ्यू टू बी रेड होली एंड विद डिलीजेंस, और ऐसे कुछ ही बुक होते हैं जिन्हें हम पूरे लगन के साथ, मेहनत के साथ बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं और पूरा पढ़ते हैं। बेकन आगे कहते हैं कि कुछ ऐसे बुक भी होते हैं जिन्हें हम पढ़ते नहीं हैं, बल्कि हम उसका एक्सट्रैक्ट किसी और से सुन लेते हैं, मतलब हम उन्हें थोड़ा थोड़ा किसी और से सुनते हैं। ये समरी की तरह होता है, हम इसे समरी की तरह केवल सुन लेते हैं दूसरों के द्वारा। ये उतना इम्पॉर्टेंट बुक नहीं होता है और इन्हें पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता है, क्योंकि मज़ा तब आता है, हम तब इंजॉय करते हैं जब हम बुक को पूरा खुद से पढ़ें, पूरे डिलीजेंस के साथ। अब आगे पढ़ते हैं। रीडिंग मेक इट a full man, conference a ready man, and writing an exact man. And therefore, if a man write little, he had need have a great memory. If he conferred little, he had need have a present wit. And if he read little, he had need have a much cunning to seem to know that he doth not. यहाँ पर बेकन कह रहे हैं कि रीडिंग इंसान को फुल मैन बनाता है, क्योंकि इंसान जितना ज़्यादा पढ़ता है उतना उसका नॉलेज बढ़ते जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रीडिंग फुल मैन बनाता है। बेकन आगे बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस इंसान को रेडी मैन बनाता है, क्योंकि इंसान जब मैन अधिक कॉन्फिडेंस करता है, अधिक बातचीत करता है, तो इससे उसका विट बढ़ता है, वो विटी बनता है और वो रेडी बनता है। हर सिचुएशन में वो रेडी रहता है तुरंत सही आंसर देने के लिए। इसके बाद बेकन बोलते हैं कि राइटिंग से इंसान एग्जैक्ट बनता है, एग्जैक्ट मैन बनाता है। राइटिंग के थ्रू वो परफेक्टनेस हासिल करता है। तो इस तरह से यहाँ पर बेकन रीडिंग, कॉन्फिडेंस एंड राइटिंग का इम्पोर्टेंस बतला रहे हैं। इसीलिए बेकन कहते हैं कि यदि कोई कम लिखता है तो उसके पास अधिक मेमोरी होना चाहिए, ताकि वो सारी बातों को याद रख सके। और यदि वो कम बातचीत करता है, कम कम्युनिकेशन करता है, यदि वो डिसीजन लेने से पहले कम सोचता है और किसी से डिस्कस नहीं करता है, तो उसके पास प्रेजेंस ऑफ विट होना चाहिए। और यदि वो कम पढ़ता है
तो उसे कनिंग होना चाहिए, ताकि सामने वाले को जब वो बात करे तो पता न चले कि उसे किसी बात के बारे में नहीं मालूम है। यदि वो कम पढ़ता है तो उसे कनिंग होना पड़ेगा, ताकि किसी को उसके लेस नॉलेज के बारे में पता न चले। अब आगे पढ़ते हैं। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, poets witty, the mathematics subtle, natural philosophy deep, moral grave, logic and rhetoric able to contend abund stadia in most. Nay, there is no stone or impediment in the wit, but may be wrought out by fit studies, like as diseases of the body may have appropriate exercises. Bowling is good for the stone and reins, shooting for the lungs and breast, gentle walking for the stomach, riding for the head, and the like. So, if a man's wit be wandering, let him study the mathematics, for in demonstration, if his wit be called away never so little, he must begin again. If his wit be not apt to distinguish or find differences, let him study the schoolmen, for they are semini-sector. If he be not apt to beat over matters, and to call up one thing to prove and illustrate another, let him study the lawyer's cases, so every defect of the mind may have a special receipt. तो चलिए अब हम इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पर बेकन बोलते हैं कि हिस्ट्री मैन को वाइज बनाता है। हिस्ट्री पढ़कर इंसान को पास्ट का पता चलता है। पास्ट में जो गलती हुई है हम उसे नहीं दोहराएंगे और हम हिस्ट्री से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हिस्ट्री मनुष्य को वाइज बनाता है, पोएट्स विटी बनाता है, और जो मैथमेटिक्स है वो सब्टल बनाता है। नेचुरल फिलॉसफी डीप नॉलेज देता है, लॉजिकल बनाता है। फिलॉसफी लोगों को डिफरेंट सिचुएशन को हैंडल करने में एबल बनाता है। जिस तरह से डिफरेंट डिजीज़ को अलग अलग एक्सरसाइज से मिटाया जा सकता है, वैसे ही अलग अलग स्टडी करके अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे बेकन बतलाते हैं, बॉलिंग इज़ गुड फॉर द स्टोन एंड रेन, शूटिंग फॉर लंग्स एंड ब्रेस्ट, जेंटल वॉकिंग फॉर स्टमक एंड राइडिंग फॉर द हेड। यहाँ पे बेकन बतलाते हैं कि किस तरह के अलग अलग बीमारी में अलग अलग एक्सरसाइज उस बीमारी को दूर करने में मदद करता है। जैसे कि बॉलिंग से स्टोन और रेंस ख़त्म होता है, शूटिंग लंग्स और ब्रेस्ट के लिए हेल्दी होता है, वैसे ही जेंटल वॉकिंग स्टमक को और राइडिंग हेड को हेल्दी रखता है। बेकन आगे बोलते हैं कि यदि किसी इंसान का ध्यान बार बार इधर उधर होता है, यदि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, तो उसे मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि मैथमेटिक्स पढ़ते समय उसका कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ तो वो मैथमेटिक्स को वापस से शुरू करना पड़ेगा। उसे वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहाँ से शुरू हुआ था। बेकन आगे बोलते हैं कि यदि कोई चीज़ों को प्रूफ और इलस्ट्रेट नहीं कर पा रहा है तो उसे लॉयर्स का केस स्टडी करना चाहिए, इससे वो प्रूफ और इलस्ट्रेट कर पाएगा। एट द एंड ऑफ द एसे बेकन बोलते हैं कि इस तरह से हर बीमारी के लिए, हर डिफेक्ट के लिए एक स्पेशल रिसिप्ट होता है। यहाँ पर ऐसे ख़त्म होता है। इस ऐसे में बेकन ने इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी बताया है, साथ ही साथ
बेकन ने इस एसे में यूजेज एंड एब्यूजेज ऑफ स्टडीज बताया है। आई होप कि आपको इसे समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।